नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन नंबर 19। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल पीटी एजुकेशन का। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन डायनामिक्स। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कुछ प्रोजेक्शंस आई हैं पॉपुलेशन को लेके कि 2036 तक हमारी पॉपुलेशन क्या रहेगी। तो उसको लेके आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड पॉलिसीज, इंडियन इकोनॉमिक्स भी थोड़ी सी इसमें शामिल है। आज हम साथ में देखेंगे कि लॉ ऑफ मैल्थस क्या था। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हमारा काम आज का। ये है वो प्रोजेक्शन 2036 में जो हमारी पॉपुलेशन जो प्रोजेक्ट की गई है वो है 1.52 बिलियन, मतलब 152 करोड़। अभी फिलहाल जो हमारी आबादी चल रही है वो अराउंड 136 करोड़ के आसपास चल रही है और ऐसा बोला जा रहा है कि 2036 में हम 152 करोड़ हो जाएंगे। राइट, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये आप देख सकते हैं बगल में चार्ट आपके लिए है कि 2011 का सेंसस बता रहा है कि 121 करोड़ की आबादी थी, फिर 129 करोड़, फिर 136, फिर 142, 147 और 152। ये प्रोजेक्शंस किए गए हैं। किसने किया है ये प्रोजेक्शन? तो प्रोजेक्शन करने वाली अथॉरिटी है नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है कि नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। राइट, तो वो गलत हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है, ये याद रखिएगा आप। और इन्होंने बोला है कि 2036 तक हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी? 1.52 बिलियन, मतलब 152 करोड़। साथ ही साथ इस प्रोजेक्शन में ये भी, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2021 तक हम लोग चाइना को ओवरटेक 31 तक हम लोग चाइना को ओवरटेक कर लेंगे। जबकि यूएन ने जो प्रोजेक्शन दिया है इंडिया के लिए, उन्होंने कहा है कि 2022 तक हम चाइना को ओवरटेक कर लेंगे। राइट, रफली बताया जा रहा है कि 2025, 26, 27 के आसपास में हम चाइना को ओवरटेक कर सकते हैं। इसके बाद इंडिया पॉपुलेशन 2011 का जो सेंसस है वो आप जानते हैं 121 करोड़ है, ये यहाँ चार्ट में भी दिखा हुआ है। और साथ ही साथ 25 सालों में रफली 2036 में 311 मिलियन इसके बढ़ने की डिमांड है। राइट, मतलब 31 करोड़ ये बढ़ जाएगा। तो ये आप अगर 121 में 31 अगर आप जोड़ देंगे तो 152 ही बनता है वो। राइट, इसके बाद कुछ और भी प्रोजेक्शन की गई है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है 2036 में, उसमें फीमेल की संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है इसके अंदर, क्योंकि 2011 के सेंसस में हमारे पास 943 फीमेल्स थी पर 1000 मेल्स में, जो कि 2036 में बताया जा रहा है कि इट विल बी अराउंड 957। सारे प्रोजेक्टेड वैल्यूज हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेंसस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया सेंसस आने वाला है, तो 2011 के सेंसस पे क्वेश्चन एक दो आते ही आते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये आप देख सकते हैं कि इसमें अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन के बीच एक डिवीजन दिखाया गया है। अभी भी हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है। अभी भी जो हमारी जनसंख्या है, हमारा जो देश है वो एक गांव प्रधान देश है। शहरीकरण भी पूरी तरीके से हुआ नहीं है। यूएन की प्रोजेक्शन अगर माने तो यूएन ने बोला है कि 1960 तक जो अर्बन एरियाज है वो रूरल एरियाज को ओवरटेक कर लेंगे। ये यूएन का प्रोजेक्शन है, सॉरी 1960 नहीं, 2060 तक। सो 2060 तक हम अर्बन एरिया जो है हमारी वो रूरल एरियाज को ओवरटेक कर लेगी। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो बिगेस्ट इंक्रीमेंट दिखा गया है वो अर्बन एरिया में ज्यादातर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं एज कंपेयर टू रूरल। 31% पीपल जो थे पहले अर्बन एरिया में रहते थे 2011 सेंसस के मुताबिक, और 2036 में ये 38% हो जाएंगे, 39। तो अर्बन एरियाज में अगर 31% पीपल रहते थे तो रूरल एरियाज में कितने रहेंगे? 69% इन 2011। और अगर 39% 2036 में अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग हैं तो रूरल में कितने हो जाएंगे? 61%। इसलिए आप अगर यहाँ ग्राफ देखें तो रूरल का ग्राफ यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है और अर्बन का ग्राफ यहाँ पे राइज हो रहा है। राइट, साथ ही साथ दिल्ली जो एक यूटी है 2011 में, इसमें 98% अर्बनाइजेशन था और बोला जा रहा है कि 2036 तक 100% अर्बनाइजेशन हो जाएगा, मतलब फुल्ली अर्बनाइज्ड यूटी, और यू कैन से स्टेट लाइक लेजिस्लेचर। राइट, इसके बाद हमारे पास है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, तो इस रिपोर्ट में अलग अलग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को उनकी प्रोजेक्शन नहीं दी गई है। 7 जो सिस्टर स्टेट्स है उनका सिर्फ उनको एक ही कंसीडर मान के उनकी रिपोर्ट को पेश किया गया है और बताया गया कि 24% का इसमें इंक्रीमेंट है।
ये सारी जो प्रोजेक्शन की गई है इसका मॉडल क्या था? तो इसका मॉडल था कोहर्ट कंपोनेंट मॉडल, जिन्होंने 3 इंडिकेटर्स को शामिल किया, एक तो फर्टिलिटी, माइग्रेशन एंड मोर्टेलिटी, राइट। यूपी एंड बिहार जो है वो समझे गए कि इनमें सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ है, और जबकि महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉजिटिव इन माइग्रेशन हुआ है। यूपी बिहार में आउट माइग्रेशन हुआ है और इन 4 स्टेटों में ज्यादातर इन माइग्रेशन हुआ है, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आपके लिए, जैसे कि पहला है क्रूड बर्थ रेट, एग्जाम के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक फैक्ट है ये काफी सारे। तो सीबीआर क्या है? एनुअल नंबर ऑफ लिव बर्थ्स पर 1000 पीपल। इसी तरीके से सीडीआर जो होगा वो बर्थ्स की जगह डेथ्स हो जाएगा। जनरल फर्टिलिटी रेट क्या होती है ये आप पढ़ लीजिएगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको लेके भी अभी मई या जून के महीने में एक अच्छी खबर आई थी कि काफी सारे स्टेट्स में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट गिरे हैं। तो आपके लिए आज का पहला सवाल कि इस साल का जो यूएन ने क्या टारगेट रखा हुआ था आईएमआर के लिए, कि देशों को अपना आईएमआर कितना करना होगा, तो मुझे बताइएगा आप कि यूएन का टारगेट क्या था आईएमआर को लेके टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हमने एसडीजी इंडिया इंडेक्स पे भी एक लेक्चर किया हुआ है। इसके बाद टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी रेट, नंबर ऑफ लिव बर्थ्स पर वुमेन कंप्लीटिंग हर रिप्रोडक्टिव साइकिल इन हर चाइल्ड बेयरिंग एट ईच एज, रिफ्लेक्टिव करंट एज, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स। बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता दूं कि एक होता है आरएफआर, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेशियो। क्या होता है नेचर में, अगर आपके पास एक मेल है और एक फीमेल है तो बर्थ तो सिर्फ फीमेल ही देगी। तो फीमेल को पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए कितने बर्थ देने होंगे? 2, ताकि ये 2 लोग जो हटे तो बाकी 2 लोग आ जाएं, तो पॉपुलेशन स्टेबल रहे, राइट। इसी तरीके से अगर हम मान ले कि 100 मेल हैं और 100 फीमेल हैं तो इन फीमेल्स को 200 बर्थ देने पड़ेंगे। लेकिन बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे कईयों की शादी नहीं हुई, कईयों के बच्चे मर गए एट अ वेरी अर्ली एज, तो इस तरीके से कई सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके बोला गया कि इट शुड बी अराउंड 210, राइट। तो जब इसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे ऑन 100 वुमेन तो आपका आरएफआर आ जाएगा 2.1। तो ये जो होता है ये आपका एक तरीके से ये मीन वैल्यू होती है कि इसके बाद जो भी नंबर आएगा तो आप ओवर पॉपुलेटेड हैं, और इसके बाद इसके अगर आप लेफ्ट साइड में आते हैं यानी इससे कम आते हैं तो आप आपके पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम है, आपकी पॉपुलेशन श्रिंक कर रही है। तो इधर कौन से नेशंस आएंगे? अफ्रीकन देश यहाँ पे आते हैं ज्यादातर। भारत भी पहले बहुत था इस फिगर में, उस भारत का जो टीएफआर है वो काफी कम हुआ है अब। और जो एडवांस नेशन है लाइक जर्मनी, जापान, तो वो सारे उनका फर्टिलिटी रेट जो है काफी गिरता जा रहा है, तो वहां की पॉपुलेशन जो है श्रिंक हो रही है। टेंशन की बात नहीं है, वी इंडियंस आर ऑलवेज देयर फॉर हेल्पिंग देम, राइट। उसके बाद ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट, ये सारी डेफिनेशन आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, आसान है, स्टैटिक फैक्ट्स है बेसिकली, राइट। आगे है पॉपुलेशन सेंसस। पॉपुलेशन सेंसस जो होता है हमारे देश में हर 10 साल में कंडक्ट किया जाता है। पहली बार जो पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट किया गया था 1867 से 1872, जिसे हम यूजुअली सेंसस ऑफ 1872 कहते हैं, राइट। इसको आप ध्यान रखिएगा, काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इवन स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। उसके बाद 1881 के बाद से हमने हर 10 साल में पॉपुलेशन कंडक्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो 2011 का जो सेंसस था वो हमारा 15th सेंसस था, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एट प्रेजेंट जो इंडिया का टीएफआर है 2.2, मैंने आपको मीन बताया था कि मीन टीएफआर क्या होता है 2.1। सो हम अभी भी थोड़ा सा ज्यादा हैं, लेकिन ये ठीक है क्योंकि अभी काफी लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन बिल को लाया जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ लेके आया जाए। लेकिन मेन चीज क्या है कि इंडिया का टीएफआर ऑटोमेटिक ही 2.2 पे हो रहा है, तो अगर कोई पॉपुलेशन आप लेके भी आए तो 2 चाइल्ड पॉलिसी के नीचे तो आप कुछ लेके आओगे नहीं, तो फिर फायदा क्या पॉपुलेशन कंट्रोल लाने का, क्योंकि वो ऑलरेडी 2.2 पे आ रहा है और धीरे धीरे वो 2 पे आ ही जाएगा, राइट। क्योंकि लोग खुद ही समझदार हो गए कि ज्यादा इतने बर्थ करके करेंगे क्या। और ये सारी बातें आरबीआई की रिपोर्ट्स में हैं, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में है, नीति आयोग के काफी सारी रिपोर्ट्स में सारी बात है। तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा दिख क्यों रही है? इंडिया की पॉपुलेशन इसलिए इतनी ज्यादा दिख रही है, उसके लिए आपको ये मॉडल समझना पड़ेगा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। बेसिकली 2 तरीके होते हैं इसमें, एक तो डेथ रेट होता है, एक बर्थ रेट होता है, राइट। हमारा जो बर्थ रेट है वो काफी लो हो चुका है, वो इस फिगर से पता चल रहा है, लेकिन जो हमारा डेथ रेट है वो गिर गया है, वो बढ़ नहीं रहा है।
मतलब लोग ज्यादा जी रहे हैं, इसी वजह से हमारी पॉपुलेशन ज्यादा दिखाई दे रही है। तो अगर कोई पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ आता भी है तो वो इस पे इतना फर्क नहीं डालेगा इस पॉलिसी को लेके, राइट। हमारा जो IMR है वो अभी एट प्रेजेंट 32 चल रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 71 ईयर्स के आसपास होती है हमारे यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत चार्ट है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल का। इसमें जब हम प्रिमिटिव स्टेज में थे, जब हम आदि मानव के टाइम पे थे, तब हमारे पास हाई बर्थ और हाई डेथ रेट थे। फिर धीरे धीरे जैसे ही हम इंडस्ट्रियल एज में आए तो फिर हमारा जो लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट आने लगा। तो ये जो गैप होता है, इनके बीच का ये गैप जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, राइट। आगे बात करते हैं लॉ ऑफ मैल्थूस। बेसिकली थोड़ा सा ये एग्रीकल्चर रिलेटेड है। क्या कहा था माल्थुस साहब ने? माल्थुस साहब ने बोला था, बेसिकली एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे ये और इकोनॉमिस्ट भी थे। तो इन्होंने एक बात कही थी कि अगर किसी देश में उसकी पॉपुलेशन जीपी से बढ़ रही है, जी हाँ, मैथ वाला जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, इसको जीपी कहते हैं, जो पावर्स में राइज हो। एक्सपोनेंशियल भी आप कह सकते हैं एक तरीके से। सो अगर किसी देश की पॉपुलेशन जीपी में राइज हो रही है और उसका जो फूड प्रोडक्शन है वो एपी में राइज हो रहा है, मतलब 1, 2, 3, तो होगा क्या? होगा ये कि लोग तो बहुत ज्यादा है लेकिन खाना कम है। फिर क्या हो जाएगा? फिर भुखमरी आ जाएगी, स्टार्वेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और वो एक कैटास्ट्रॉफ क्रिएट करेगा। तो यहां तक आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये चल रहा था और यहाँ पे वो कैटास्ट्रॉफ आया, लेकिन इनकी बात गलत साबित हो गई। तो आपके लिए आज का दूसरा सवाल कि इनकी बात, जो इनकी थ्योरी थी, वो गलत क्यों साबित हो गई? वो गलत भारत में किस रिवॉल्यूशन ने उनकी थ्योरी को गलत साबित किया? तो ये आप मुझे बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। हमने आज जो बात की है पॉपुलेशन से रिलेटेड सारी बात की है, सेंसस पे हमने बात की है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हमने देखे हैं, साथ ही साथ जाना है कि 2.1 TFR क्यों होता है, राइट, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किसे कहते हैं। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए आसान क्वेश्चन है, बहुत ही पढ़िएगा और अपने आंसर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि आपका सही था या गलत था। पहला स्टेटमेंट है कि लॉर्ड रिपन इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन द फर्स्ट सेंसस ऑफ 1872. Second is 1920 is known as the year of demographic divide. And third, Karl Marx known as the father of demographic studies. Which of the following statements are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 2 only and 3 only. Right? So the correct answer is option D. Option D correct answer है. Why? पहला क्यों गलत है? पहला इसलिए गलत है कि लॉर्ड रिपन नहीं थे गवर्नर, उस वक्त लॉर्ड मायो थे। तो ये आप याद रखिएगा कि जब सेंसस हुआ था हमारे 1872 में, लॉर्ड मायो वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद जो ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड कहा जाता है वो बेसिकली 1921 है, तो ये बहुत ही क्लोज था। सो 1921 इज नॉन एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड एंड थर्ड इज ऑब्वियसली राइट, कार्ल मार्क्स नॉन एज द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज। तो आपके लिए जाते जाते एक और सवाल कि कार्ल मार्क्स ने किताब लिखी थी, उस किताब का आप नाम बताइएगा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय कार्ल मार्क्स, राइट। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। कुछ ब्यूटीफुल पीटी रिसोर्सेज हैं आपके लिए, इसको आप एंजॉय करें अच्छे से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे अगले एक्साइटिंग सेशन में। नमस्ते, जय हिंद।